नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और वायुमंडलीय दाब को लेके हमने चर्चा की है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापन की इकाई क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही वायुमंडलीय दाब या वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं और उनको लेके किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इस पर हमने बात की। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय दाब का वितरण, कि जो वायु दाब है या जो वायुमंडलीय दाब है इसका वितरण किस प्रकार से है। तो बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के वितरण की। वायुमंडलीय दाब का वितरण। अब सबसे पहले तो हमें यह पता है कि वायु दाब क्या होता है। तो वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं उनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर या समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दबाव या स्तंभ भार क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब का। अब जब वायुमंडलीय दाब के वितरण की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब के वितरण को दो तरह से विभाजित किया गया, यानी कि वायुमंडलीय दाब का वितरण दो प्रकार का होता है। एक है ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा कहलाता है क्षैतिज वितरण। तो देखिए बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के वितरण की। वायुमंडलीय दाब का वितरण यानी कि वायुमंडलीय दाब का वितरण कितने प्रकार से है, दो प्रकार से। कौन कौन सा है? एक तो कहलाता है ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा कहलाता है क्षैतिज वितरण। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलीय दाब के वितरण को कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से। एक कहलाता है ऊर्ध्वाधर वितरण या जिसे हम स्तंभीय वितरण कहते हैं, और एक कहलाता है क्षैतिज वितरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या वायुमंडलीय दाब का स्तंभीय वितरण क्या होता है और किस तरह से यहां से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। और इसे ही क्या कहा जाता है, वायु दाब का
स्तंभीय वितरण, यानी कि वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या वायु दाब का स्तंभीय वितरण, यह दोनों एक ही है। कई जगह आपसे पूछा जाएगा वायु दाब का स्तंभीय वितरण, तो कई जगह आपसे लिखा हुआ मिलेगा वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या स्तंभीय वितरण होता क्या है, इसे समझना कि यह जो है, यह है धरातल, इसमें कहीं पर पठार मिलेंगे, तो कहीं पर आपको जो है क्या मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, और यह है समुद्र तल, और यह है धरातल, और यह जो है यह वायुमंडल की पहली परत, जिसे हम क्या कहते हैं, शोभ मंडल, यह है धरातल, और यह है समुद्र तल। अब आपको जो है वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की जब हम बात करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण का तात्पर्य है कि समुद्र तल से पर्वत चोटी के मध्य जो वायुदाब का वितरण होता है, उसे कहते हैं वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। यह जो है, यह है पर्वत चोटी और समुद्र तल। तो समुद्र तल और पर्वत चोटी के मध्य जो वायुदाब का वितरण होता है, यह वितरण क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर या स्तंभीय वितरण कहलाता है। तो आपसे जब भी वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को पूछा जाएगा, इसका मतलब वह समुद्र तल और पर्वत चोटी, यह क्या है, पर्वत चोटी है। समुद्र तल और पर्वत चोटी के बीच जो वायुमंडलीय दाब का वितरण है, इसके संदर्भ में पूछा जाएगा। और जब हम समुद्र तल से, अब समझना यहां से, जब हम समुद्र तल से पर्वत चोटी की ओर जाते हैं, समुद्र तल से पर्वत चोटी की ओर जाते हैं, तो वायु दाब में क्या होती है, कमी होती है। अब आप कहेंगे कि समुद्र तल से पर्वत चोटी की ओर जाते हैं तो वायु दाब में क्या होती है, कमी होती है। क्यों कमी होती है, इसका कारण देखिए, समझिए। इसका कारण है कि शोभ मंडल में यदि हम बात करें समुद्र तल, तो यहां पर जो है गैसों का घनत्व तो आपको इतना सा मिले, यानी कि समुद्र तल और शोभ मंडल में गैसों के घनत्व की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होगी। गैसों का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि पर्वत चोटी और शोभ मंडल में बात करेंगे तो गैसों का घनत्व आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार का मिलेगा। यह आपको क्या मिलेगा, गैसों का घनत्व मिलेगा। इसका मतलब है कि समुद्र तल और पर गैसों का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और पर्वत चोटी पर गैसों का घनत्व क्या होगा, कम। और जहां गैसों का घनत्व यहां है,
गैसों का घनत्व समुद्र तल पर क्या होगा? अधिक होगा, और पर्वत चोटी पर गैसों का घनत्व कम होगा। और इस कारण जहां पे गैसों का घनत्व ज्यादा होगा वहां पर वायुमंडल के द्वारा धरातल पर दबाव ज्यादा होगा। इसलिए समुद्र तल पर वायुदाब हम क्या सर्वाधिक मानते हैं। और कितना होता है? 1013.25 MB। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, यानी कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, तो गैसों के घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। और जैसे जैसे गैसों के घनत्व में कमी आएगी उसी अनुरूप वायुदाब में भी क्या होगी? कमी होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि समुद्र तल से पर्वत चोटी की ओर जाते हैं तो वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है। और यह कमी कितनी होती है यह भी क्लियर होना चाहिए कि 300 मीटर की ऊंचाई पर कितनी? 34 MB प्रति 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है 34 मिलीबार वायुदाब में क्या आती है? कमी आती है। और इसे ही हम वायुदाब का ऊर्ध्वाधर या स्तंभीय वितरण कहते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण का तात्पर्य क्या है, पहले यह क्लियर होना चाहिए। यानी कि समुद्र तल और पर्वत चोटी के मध्य वायुदाब के वितरण को हम वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या स्तंभीय वितरण कहते हैं। पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया। समुद्र तल से पर्वत चोटी के मध्य जो वायुदाब का वितरण होगा वह क्या कहलाएगा? वायुदाब का ऊर्ध्वाधर या स्तंभीय वितरण कहलाता है। अब वायुदाब के स्तंभीय वितरण में क्या परिवर्तन होता है? तो सागरीय तल पर सबसे ज्यादा वायुदाब यानी सर्वाधिक वायुदाब यदि पृथ्वी पर कहीं पाया जाता है तो वह सागरीय तल पर पाया जाता है। कितना? 1013.25 MB। सागरीय या समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं यानी कि पर्वत चोटी की ओर जाएंगे तो वायुदाब में क्या होगी? कमी होगी। और ऊंचाई पर बढ़ने के कारण वायुदाब में कमी होती। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है गैसों के घनत्व में कमी। कि जैसे जैसे समुद्र तल से पर्वत चोटी की ओर ऊंचाई पे जाएंगे तो गैसों के घनत्व में कमी के कारण ही वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है। क्लियर? अब यहां वायुदाब में कमी की दर क्या होती है? तो वायुदाब में कमी की दर जो है वह होती है 24 MB प्रति 300 मीटर। यानी कि समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 34 मिलीबार वायुदाब में कमी आती है। और यही हमें पूछा जाता है 1000 मीटर के संदर्भ में। तो 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो लगभग 113.3 MB वायुदाब में क्या होगी? कमी होगी। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं कि वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर वितरण को किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए बात करते हैं इनके बारे में। वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। समुद्र तल से
पर्वत चोटी के मध्य वायुदाब के वितरण को वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण या वायुदाब का स्तंभीय वितरण कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? समुद्र तल से पर्वत चोटी के बीच में जो वायुदाब का वितरण होता है उसे ही हम वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर या वायुदाब का स्तंभीय वितरण कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट कि समुद्र तल से समुद्र तल से ऊंचाई पर या पर्वत चोटी पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। यानी कि दूसरा पॉइंट है कि सागरीय तल से यदि पर्वत चोटी की ओर जाते हैं तो वायु दाब में क्या होती है? कमी। और इसका कमी का कारण क्या है? इसकी कमी का कारण है समुद्र तल पर गैसों का घनत्व अधिक होता है, जबकि पर्वत चोटी पर गैसों का घनत्व कम होता है। और गैसों के घनत्व में कमी के कारण ही वायुमंडल के कारण जो पृथ्वी पर दबाव लगता है वह कम हो जाता है। तो यह ध्यान रखना कि ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब में कमी होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है गैसों के घनत्व में कमी। और धरातल के निकट गैसों का घनत्व ज्यादा होता है और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो गैसों के घनत्व के कारण गैसें हल्की होकर फैल जाती है और जब हल्की होकर फैलती है तो उन गैसों के कारण जो धरातल पर दबाव लगना चाहिए वह कम हो जाता है। और यही कारण है कि ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है। अब ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब में कमी की दर क्या होती है? तो ध्यान रखना, समुद्र तल से ऊंचाई पर पर्वत चोटी की ओर जाने पर
सामान्यतः प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब में कमी होती है, जिसे वायुमंडलीय दाब की ह्रास दर कहा जाता है। यह ध्यान रखना कि समुद्र तल से हम ऊंचाई पे जाते हैं, यानी कि पर्वत चोटी की ओर जाते हैं, तो प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब में क्या होती है, कमी होती है। और इसे ही वायुदाब में कमी की दर या वायुमंडलीय दाब की ह्रास दर कहा जाता है। यानी कि वायुदाब की ह्रास दर बराबर होता है 34 मिलीबार प्रति 300 मीटर। प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब में क्या होती है, कमी। लेकिन हम यहां पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है प्रति 1000 मीटर। तो ध्यान रखना 1000 मीटर पर 113.3 MB वायुदाब में कमी। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितनी कमी होगी, 113.3 MB वायुदाब में क्या होगी, कमी होगी। 3 भी लिखा हुआ मिलेगा यहां पर, 113 MB। तो इस तरह से हमें वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को पूछा जाता है कि वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब में कमी का क्या कारण है। और इसके बाद हमें यह पूछा जाता है कि वायुदाब में कमी की दर या ह्रास दर क्या है। तो पॉइंट क्लियर हो गया इस तरह से। अब वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के दौरान हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब में कमी होती है। क्लियर। अब इस कमी के आधार पर ही हमें कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि वे व्यक्ति जिन्हें श्वास संबंधी समस्या हो, उन्हें वायुयान का सफर नहीं करना चाहिए। दूसरा, वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही निकल आती है। या फिर पूछा जाता है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, और साथ ही मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। इन सभी के जो कारण है वह एक ही कारण है, वह है ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी। और इसी को आधार बनाकर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था। कैसे, देखिए समझना। मैदानी
प्रदेशों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मैदानी प्रदेशों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में वायु दाब क्या होता है? कम होता है। इसका कारण है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब की कमी। अब आप कहें यह कमी किस प्रकार से होती है, तो अब समझना यहां से। यह है सौरमंडल, यह है धरातल, यह है मैदानी क्षेत्र, और यह है पर्वतीय क्षेत्र। मैदानी प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्र। अब समझना यहां पर कि मैदानी क्षेत्रों में जो है वह आपको गैसों का घनत्व क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में जो है गैसों का घनत्व क्या होगा? अधिक। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में गैसों का घनत्व क्या मिलेगा? कम। और जहां पे गैसों का घनत्व ज्यादा होगा वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा, और जब वायुदाब ज्यादा होगा तो पानी का क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट है, वह ज्यादा होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो भोजन जल्दी पकेगा। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है गैसों का घनत्व कम होता है, और गैसों का घनत्व कम होगा तो वायुदाब कम होगा। जब वायुदाब कम होगा तो पानी का क्वथनांक भी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक जो है भोजन नहीं पकेगा। और इसीलिए इसी के आधार पर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था। तो समझना यहां पे कि मैदानी प्रदेशों में गैसों का घनत्व अधिक होने के कारण, गैसों का घनत्व अधिक होने के कारण वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब क्या होता है? अधिक। और जब वायुदाब अधिक होगा तो पानी का क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। इस कारण
पानी का क्वथनांक अधिक होगा, जिससे भोजन जल्दी पकेगा। और इसके विपरीत यदि हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में गैसों का घनत्व, पर्वतीय क्षेत्रों में गैसों का घनत्व कम होने के कारण वायु दाब कम होता है। और इस कारण पानी का क्वथनांक कम होता है, जिससे भोजन देरी से पकता है। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैदानी प्रदेशों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गैसों के घनत्व के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि मैदानी क्षेत्रों में गैसों का घनत्व क्या होगा? अधिक। गैसों का घनत्व अधिक होगा, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में गैसों का घनत्व क्या होगा? कम। और जब गैसों का घनत्व अधिक होगा तो वायुदाब अधिक होगा, और वायुदाब अधिक होगा तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वह ज्यादा होगा। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में गैसों का घनत्व कम होता है, और जब गैसों का घनत्व कम होगा तो वायुदाब में क्या हो गया? कम होगा। और वायुदाब कम होगा तो पानी का क्वथनांक भी क्या होगा? कम। और इसी कारण जो है मैदानी क्षेत्रों में भोजन पहले पकेगा, पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देरी से पकेगा। अब वो भोजन भी ले सकता है, चावल भी ले सकता है, दाल भी, कुछ भी लिख सकता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, पर्वतारोही पूछा जा सकता है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, इसका उत्तरदायी कारण क्या है? इसका उत्तरदायी कारण भी यही है कि वहां पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। और वायुदाब कम होने के कारण गैसें हल्की होकर फैल जाती है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए वह अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। इसी प्रकार जिन्हें श्वास के संबंधी प्रॉब्लम होती है उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जाने से मना किया जाता है, तो इसका भी कारण यही है। वायुयान का सफर करने के लिए मना किया जाता है, इसका भी कारण यही है कि जब भी आप ऊंचाई के साथ जाएंगे वायुदाब में कमी होगी, गैसें हल्की होगी और फैलेगी, उसके कारण श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। और फाउंटेन पेन की जो स्याही का बाहर आना भी यही वायुदाब की कमी है। और इसीलिए वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को लेकर जब भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह इसी रूप में पूछे जाते हैं कि उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है या क्या प्रभाव होता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, या वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं। अब इसके बाद हमें पूछा जाता है वायुमंडल का क्षैतिज वितरण। तो बात करते हैं वायुमंडल के क्षैतिज वितरण की।
वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण, कि वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। सबसे पहले समझना कि पृथ्वी की सतह पर या ग्लोब पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दाब के वितरण को हम क्या कहते हैं, वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। पहला पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण क्या है। तो पृथ्वी की सतह या ग्लोब पर, पृथ्वी की सतह या ग्लोब पर वायुमंडलीय दाब के वितरण को वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण कहा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हम पृथ्वी की सतह या ग्लोब पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच में जो वायुदाब का वितरण होता है उसे ही हम वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब ग्लोब पर वायुदाब के वितरण का अध्ययन हम समदाब रेखाओं की सहायता से करते हैं, यानी कि ग्लोब या पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह या ग्लोब पर वायुदाब के वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं या जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार की सहायता से किया जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर या ग्लोब पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच जो वायुदाब का वितरण है इसका अध्ययन हम समदाब रेखाएं जिन्हें हम आइसोबार कहते हैं उनकी सहायता से किया जाता है। अब आप कहेंगे कि समदाब रेखाएं क्या होती हैं, तो समदाब रेखाओं का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। यानी कि समदाब रेखा या आइसोबार किसे कहते हैं, समदाब रेखा या आइसोबार, यह किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह या ग्लोब पर समान वायुदाब वाले
स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाते हैं। देखिए, समदाब रेखाएं किसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर या ग्लोब पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उस रेखा को हम समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर जो वायुदाब का वितरण है, जिसे हम वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं, उस वितरण को हम वायुदाब समदाब रेखाओं के आधार पर ही समझ सकते हैं, या पृथ्वी की पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण को हम समदाब रेखाओं की सहायता से पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वह किस प्रकार से है। तो पृथ्वी पर तापमान और पृथ्वी के तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायुदाब के क्षैतिज वितरण को 7 वायुदाब पेटियों में विभाजित किया गया है। कैसे समझना कि पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पृथ्वी पर तापमान के आधार पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण को वायुदाब के क्षैतिज वितरण को 7 वायुदाब पेटियों के रूप में दर्शाया गया है। 7 वायुदाब पेटियों के रूप में दर्शाया। कितने? 7 वायुदाब पेटियों के रूप में दर्शाया गया। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो 7 वायुदाब पेटियां कौन सी है। क्लियर? और उसके बाद उन वायुदाब पेटियों का निर्माण किस प्रकार हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करें। तो पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण को कितनी 7 वायुदाब पेटियों में दर्शाया गया। अब कौन कौन सी है देखिए, समझना। यहां है पृथ्वी, यहां हमारी पृथ्वी, और यहां है भूमध्य रेखा, और यहां है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ। यह तो भूमध्य रेखा, यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब जो भूमध्य रेखा के उत्तर में वह उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में वह है दक्षिणी गोलार्ध।
अब पृथ्वी पर जो वायुदाब पेटियां हैं, क्योंकि हम कहते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव यहां है उत्तरी ध्रुव, और यहां है दक्षिणी ध्रुव। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो वायुदाब का वितरण है उसे ही हम वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और जब हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करते हैं तो पूरी पृथ्वी को जो है 7 वायुदाब पेटियों में विभाजित किया। कौन कौन सी हैं देखिए। अब जो भूमध्य रेखा के निकट, जो भूमध्य रेखा के निकट जो वायुदाब पेटी है यहां, जिसका विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य है, इस वायुदाब पेटी को, यहां जो वायुदाब पेटी आपको नजर आ रही है जो भूमध्य रेखा के निकट 5 नॉर्थ और 5 दक्षिण, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि यहां पर वायुदाब क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। इसी प्रकार जो उत्तरी ध्रुव है उसके निकट 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 85 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, इसके मध्य जो वायुदाब पेटी मिलेगी, जो दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में, इसे कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च, तो कितनी हो गई? 1, 2 और 3। क्लियर? इसके अलावा चौथी हम बात करें साठ डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, इसके मध्य जो पाई जाती है उसे कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। साठ डिग्री साउथ और 65 डिग्री साउथ, इसे कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर? इसके बाद 30 और 35 अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ,
इसके मध्य पाई जाती है उसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और यह भी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यह जो पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह दोनों गोलार्धों में मिलेगी, और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यह भी आपको दोनों गोलार्धों में मिलेगी। तो इस तरह से कुल कितनी वायुदाब पेटियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसी तरह से हमने अध्ययन किया कि पृथ्वी पर तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायुदाब के क्षैतिज वितरण को 7 वायुदाब पेटियों में, जिसमें 3 भूमध्य रेखा के उत्तर में है, 3 भूमध्य रेखा के दक्षिण में 6 और 1 भूमध्य रेखा के निकट, जिसे हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। तो इस तरह से जो है पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का वितरण किया गया। अब प्रश्न आता है कि इन वायुदाब पेटियों का निर्माण कैसे हुआ है? तो हम कहते हैं कि तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन वायुदाब पेटियों का निर्माण हुआ। तो अब ध्यान रखना, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी पर जो 7 वायुदाब पेटियां हैं, इनमें से 3 तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं और 4 गतिजन्य वायुदाब पेटियां होती है। ध्यान रखना कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी पर तीन तापजन्य वायुदाब पेटियां तथा 4 गतिजन्य वायुदाब पेटियां, यानी कि पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां हैं? कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें से 3 तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं और 4 गतिजन्य वायुदाब पेटियां। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है और गतिजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है। तो बात करते हैं तापजन्य वायुदाब पेटियों की। तापजन्य वायुदाब पेटियां, कि तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है। तो अब समझना यहां से कि पृथ्वी पर सूर्य के तापमान के कारण, सूर्य के
तापमान के कारण निर्मित वायुदाब पेटियों को निर्मित वायुदाब पेटियों को तापजन्य वायुदाब पेटियां कहा जाता है। यानी कि तापजन्य वायुदाब पेटियां किसे कहेंगे कि वे वायुदाब पेटियां जिसका निर्माण तापमान के कारण हुआ है, यानी कि सूर्य ताप के कारण पृथ्वी पर जिन वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है उन्हें हम तापजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं तो देखिए, इसमें एक है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और इसकी संख्या कितनी है? एक है। और दूसरी जो है वह है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और इसकी संख्या कितनी है? दो है। तो इस तरह से तापजन्य वायुदाब पेटियां कितनी होगी? तीन हो गई। तापजन्य कितनी है? तीन है, जिसमें से एक है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर? इसके बाद दूसरी जो है जिन्हें कहा जाता है गतिजन्य वायुदाब पेटी। गतिजन्य वायुदाब पेटी। अब गतिजन्य वायुदाब पेटी का मतलब है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण निर्मित वायुदाब पेटियां गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहलाती है। और गतिजन्य वायुदाब पेटियां कितनी हैं? चार। गतिजन्य वायुदाब पेटियां, इनकी संख्या कितनी है? चार। अब कौन कौन सी है? पहली है उपोष्ण
तो इस तरह से देखिए कि उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या था। जिनकी उत्पत्ति तापमान से हुई है उन्हें हम तापजन्य कहते हैं, और जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति से हुई है उन्हें हम गतिजन्य कहते हैं। तो पृथ्वी के तापमान से जिन वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है उन्हें हम तापजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 3, जिसमें से एक है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी 2 है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो अब देखिए, यदि हम पृथ्वी पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण की बात करें तो यह जो वायुदाब पेटी है, यह तापजन्य वायुदाब पेटी है जो भूमध्य रेखा के निकट है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु। इसी तरह से जो ध्रुवों के निकट है वह भी क्या है? तापजन्य, जिसमें एक उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो पूरे पृथ्वी पर तापजन्य आपको 1, 2 और 3 मिलेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तापजन्य वायुदाब पेटी 1 है, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो कि तापजन्य वायुदाब पेटियां जो कि जिनकी संख्या कितनी है? 2, एक उत्तरी गोलार्ध में है और एक दक्षिणी गोलार्ध। गतिजन्य की बात करते हैं तो देखिए, गतिजन्य वायुदाब पेटियां जो आपको मिलेगी उसमें एक तो यहां मिलेगी गतिजन्य, जिसे हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं, गतिजन्य। और दूसरी मिलेगी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह भी क्या है? गतिजन्य। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2 उत्तरी गोलार्ध में गतिजन्य, 2 दक्षिणी गोलार्ध में, तो कुल कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4, और 4 वायुदाब पेटियां गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें से 2 है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और 2 है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है। और इसी को आधार बनाकर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी तापजन्य है, कौन सी गतिजन्य है। तो तापजन्य कौन सी है? तो 3 है, गतिजन्य कितनी है? तो 4 है, और इनका निर्माण किससे हुआ है? तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो इस तरह से हमें वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण को पूछा जाता है। अब इसके बाद जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है वायुदाब पेटियां, और वायुदाब पेटियों के आधार पर ही हम पवन तंत्र यानी कि पवनों की दिशा का अध्ययन करते हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, और जो पवनें निश्चित दिशा में वर्ष भर प्रवाहित होती है जिन्हें हम स्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। तो स्थायी पवनों के जितने भी प्रश्न उनके प्रवाह और दिशा को लेकर पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्न इन वायुदाब पेटियों के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें एक एक वायुदाब पेटी के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए कि वायुदाब पेटी जैसे भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी है तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, या इसका विस्तार कहां से कहां तक है और इसकी क्या विशेषता है, और यहां से किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना। तो इन सभी तथ्यों के बारे में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आगे हम एक एक वायुदाब पेटी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।